आज हुकूमत की कामयाबी हुई है, ओपोजिशन एतराज उठा रही है। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना था कि 190 हमारे थे, 187 हुकूमत के थे, गलत गिनती की गई, हमें बोलने नहीं दिया गया, ये जमहूरी रिवायात की खिलाफ वर्जी हुई है। देखिए, ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाली बात है। ये तो एक जो काउंटिंग का प्रोसेस होता है वो ओपन होता है और उसमें 10 वोट हुकूमत के ज्यादा थे, काउंटिंग हुई थी, उनके कहने पे काउंटिंग हुई। ज्यादातर उनकी जो बातें थी वो मेरा ख्याल है कि क्लूलेस भी थी और उसमें कोई वजन भी नहीं था। मिसाल के तौर के ऊपर जब रजा रबानी साहब ने जजमेंट कोट कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और बिल्कुल गलत कोट कर दी कि बाबर अवान साहब पेश नहीं कर सकते, उसके ऊपर फिर आर्टिकल 57 जब पढ़ा तो वाजे हुआ कि रजा रबानी साहब गलत कह रहे हैं और फिर वो जो जजमेंट है उसमें से भी कोई कोर्ट नहीं दे सके। ज्यादातर अपोजिशन का रवैया ये था कि वक्त ज़ाया हो, लंबा हो और जिद वाली बात थी। कोई खास अपोजिशन का कोई तैयारी नहीं थी, कोई उनका अल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, बस वक्त ज़ाया करने वाली बात। ऐसा था उनका मुतबादिल पॉइंट ऑफ व्यू और वो ये था कि जो फैटफ है उसमें तो हमने हुकूमत के साथ भरपूर ताउन किया है, 7 बिल हमने बेहतर किए, हुकूमत के बिल इतने अच्छे नहीं थे फैटफ के हवाले से। ये ताल्लुक फैटफ से नहीं था। हुकूमत चाहती है मनी लॉन्ड्रिंग की आड़ में नैब को ताकतवर करे और जिस तरीके से फिर कोई बिजनेसमैन महफूज नहीं रहेगा, नैब उन्हें उसी तरीके से गिरफ्तार कर लेगा, मजिस्ट्रेट को नहीं बताया जाएगा, 24 घंटे के अंदर बताया जाए अगर किसी को भी गिरफ्तार किया जाए, ये सारी चीजें की जाए, ये हमारा एतराज था। देखिए, पहली बात तो यह है कि सारा जो अपोजिशन का एम्फेसिस है वो 2 बातों के ऊपर है। वो ये है कि जो नैब, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है, इसको आप काबिले दस्त अंदाज पुलिस जुर्म करार ना दें और नैब की जुरिडिक्शन जो है उसको आउट किया जाए। इन 2 चीजों के अलावा बाकी चीजों पे बाकी अपोजिशन को कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो ये 2 चीजें हैं ये बुनियादी बातें हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। अब इसमें मसला जो उनको लगता है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, आसिफ जरदारी के ऊपर सारे जो मुकदमात हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के हैं। अब उनको लगता है कि नैब जो है वो उनके केसेस की तहकीकात जो है वो ना करे और वो पुलिस को भी इस मामले में अलहदा रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये सारा झगड़ा जो है वो हुआ है। तो बुनियादी तौर के ऊपर अपोजिशन का सारा बयानिया या नैरेटिव या एहतजाज इस बात के ऊपर है कि मनी लॉन्ड्रिंग को काबिले दस्तंदाजी पुलिस करार न दिया। मगर आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ पर तो नैब का कानून वैसे ही अप्लाई होता है, एमएनएज, एमपीएज और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पर, उनके केस पर तो फर्क पड़ना नहीं था। वो तो ये कह रहे हैं कि किसी भी बिजनेसमैन के खिलाफ ये कानून अगर इस्तेमाल भी हो तो फिर नैब का जो ऑर्डिनेंस है वो ना अप्लाई हो, कि वो किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर से लिंक करें और फिर बिजनेस को की हैरेसमेंट हो रही हो, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की वजह उनको बताई जाए, मजिस्ट्रेट से पूछकर उनको गिरफ्तार किया जाए। आपकी तो खुद की हुकूमत की पोजीशन रही थी कि बिजनेस कम्युनिटी को नहीं तंग करना चाहिए नैब को, और आप ऑर्डिनेंस लेकर थे। नहीं, लेकिन जो इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है वो नहीं है ना। अगर आप नैब की जुरिडिक्शन उसमें से निकाल देते हैं तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नहीं अप्लाई होता। तो उनको शक है। वैसे अभी भी ये जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ये बुनियादी तौर के ऊपर तो सिक्योरिटी के हवाले से है। असल में हुआ यह है, इसकी बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि ये 1991 में एक कानून लेके आए नवाज शरीफ की हुकूमत, जिसके बाद इन्होंने ये कहा कि बाहर से आने वाली कोई भी जो तफसीलात ज़र है उनके ऊपर सवाल नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद ये जरदारी साहब ने भी और नवाज शरीफ साहब ने भी जो बुनियादी काम किया वो यही किया कि यहाँ से पैसे कमाए, उनको बाहर भेजा और बाहर से वापस मंगवा लिए। अब ये जो सारे केसेस हैं या जो इनके ऊपर सारे मुकदमात हैं वो पैसे बाहर भी बहुत सारे रखे। मसलन जिस तरह से आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा मेफेयर की महंगी तरीन जगह के ऊपर अपार्टमेंट्स आपने कैसे खरीदे, इसी तरीके से जो जरदारी साहब की जायदादें हैं वो कैसे बनी। तो ये जो सारे एक्चुअली पैसा था वो बाहर भी रखा गया और उसको वापस भी मंगवाया गया और उसको महफूज बनाने के लिए सारे इक़दार हैं, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मगर टीटीज के जरिए पैसे वापस लाने के इल्जाम तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हुकूमत में मौजूद हैं, वुज़रा पर भी है, उनकी तहकीकात आगे नहीं बढ़ रही, अरबों रुपए का उन पर इल्जाम है। वज़ीर आज़म ने आज भारत की भी एक हवाले से मिसाल दी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, वो जरा देखिए। यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देख रहा था कि किस तरह हिंदुस्तान में बता रहे हैं कि उनके बड़े बड़े अमीर लोग जिन्होंने पैसे चोरी किए हुए हैं वो सब लंदन में बैठे हुए हैं और उनके पास अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टीज और उनकी बैंक अकाउंट्स हैं, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल है वो पैसा वापस लाना।
वैसे साहब, भारत में भी लोग मनी लॉन्ड्रिंग करके अगर पैसा बाहर लेके गए तो वज़ीर-ए-आज़म जो बार बार कहते हैं कि जी इन्होंने बाहर जो पैसे जायदाद रखी है इसलिए ये नहीं चाहते और फैटिफ से उसको जोड़ते हैं, तो भारत में भी तो इतना अरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग का खुद बता रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म ने यूट्यूब पे देखा है, वो क्यों नहीं गए फैटिफ की ग्रे लिस्ट में, उन्हें क्यों नहीं खतरा ब्लैक लिस्ट में जाने का? पाकिस्तान का मसला तो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए टेरर फाइनेंसिंग का है ना कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए करप्शन का है, जिसकी पहले भी केसेस बने हुए और तहकीकात हो रही। नहीं, हमारे साथ तो डबल एज हुआ ना। हमने जब ये कवानीन बनाए तो उसके साथ जो टेरर फाइनेंसिंग है उन लोगों ने भी उससे फायदा उठाया। जब आप कवानीन को इस तरह से डिजाइन करेंगे कि पाकिस्तान में जो बादशाह है अगर वही फैसला कर ले कि उसने कवानीन ऐसे बनाने हैं जिससे वो पैसे बना सके बाहर, तो फिर जाहिर है उससे बाकी लोगों ने भी फायदा उठाया। तो पाकिस्तान में जो टेरर फाइनेंसिंग है उसका भी इन्हीं जो लूप होल्स हैं उनसे फायदा उठाया गया। वजीर आजम तो स्पेसिफिकली खास तौर से जोड़ते हैं ना कि जी ओपोजिशन की इसका मसला है इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून नहीं चाहते और फैटिफ में पाकिस्तान को कराए, तो फैटिफ का मसला इस मनी लॉन्ड्रिंग का तो नहीं है। अगर ये है भी तो फैटिफ का मसला तो है, दुनिया का मुकदमा ये है कि जी पाकिस्तान में अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो वो टेरर फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल हुई। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो मेन फोकस है वो टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर है और इसका भी ये ज्यादा वैसे अपोजिशन घबराई हुई है, हालांकि इसका मकसद जो है वो पॉलिटिकल फाइनेंसिंग से ज्यादा जो है वो टेरर फाइनेंसिंग रोकना है और वही उसके ऊपर जो है वो ये कानून लागू होगा। वज़ीर आज एक और अहम बात हुई, वज़ीर आज़म की अपनी पोजीशन थी कि बड़ी सख्त से सख्त सज़ा दें, चौक पे लटका दें, कुछ वफाकी वज़रा भी ये कह रहे थे, बट आपने और श्री मज़ारी साहिबा ने एक बड़ी क्लियर पोजीशन ली कि भाई पहले कन्विक्शन रेट तो बेहतर कर दें, 3% लोगों को तो सज़ाएं होती हैं और हम बात कर रहे हैं कि चौक पे लटका दें और ये सारी चीज़ें, अदालती निज़ाम को बेहतर कर दें, ख़वातीन के लिए पुलिस निज़ाम को बेहतर कर दें। आज वज़ीर आज़म ने ज़रा आगे बढ़ के बात की है सज़ाओं से, वो भी ज़रा आवाम को दिखा दो फिर आपसे सवाल करते। ये बिल तैयार हो रहा है, ये आपके सामने चंद दिनों में हम पेश करेंगे। सिर्फ यही नहीं कि इबरतनाक सजा देनी चाहिए, उसके ऊपर भी डिस्कस कर रहे हैं। हमने ये भी असेस किया कि ये भी जो हाल अगर हम पकड़ भी लें और इंशाल्लाह एक तो पकड़ के दूसरे को पकड़ भी लेंगे, उसके बाद भी उसको कन्विक्ट करना आसान नहीं है। जिस तरह की वो एविडेंस देनी हो विटनेस बॉक्स में खड़े होके, वो बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए भी हम प्रेपरेशन कर रहे हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस की, कि क्या उनको सामना ना करना पड़े अदालत में, तो उसकी भी इंशाल्लाह पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव एक लेजिस्लेशन लेके आएंगे। और सब ये अहम बात है कि कम से कम डिबेट आगे बढ़ी है कि ये जो इस किस्म के मुकदमात होते हैं, गैंग रेप के मुकदमात होते हैं, रेप के मुकदमात होते हैं, अब ये एक्सपेक्ट किया जाए कि डिबेट कम से कम आगे बढ़ेगी। वो जो चौक पर लटका दो सख्त से सख्त सज़ा से, कि भाई ये यकीनी बनाया जाए सज़ा को, या यहाँ पर डिबेट जाएगी? बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा इसके ऊपर एक वाज़ेह स्टैंड दिया है। आई एम वेरी हैप्पी। मैंने जो 3-4 तजावीज़ पेश की थी वो भी मैंने पीएम साहब के सामने रखी और उन्होंने कहा कि ये बातें बिल्कुल ठीक हैं। मिसाल मैंने कहा कि जो ये जो रेप केसेस हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो ख़वातीन अफसरान को करनी चाहिए और मर्द उनको मावनत जो है वो कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अपनी एक एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें हम रेप की जो DNA किट्स हैं ये हम पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं ताकि वो सस्ती हों। तीसरा ये है कि आपकी जो कन्विक्शन रेट्स हैं उनको बढ़ाने के लिए जो एविडेंस कलेक्शन की इससे ज़ाहिर है सलाहियत जो है वो बढ़ेगी। फिर चौथा इंपॉर्टेंट बात जो पीएम साहब ने और भी बात की है, उन्होंने कहा रिपोर्टिंग नहीं है। देखें, जब तक आप इसको एक तशद्दुद के तौर पे नहीं देंगे और जो इसका जुल्म का शिकार हुई है खातून, वो अगर उसको विक्टिम शेमिंग होगी तो वो फिर ज़ाहिर रिपोर्टिंग नहीं होगी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्टिंग नहीं हो रही और कन्विक्शन नहीं हो रही, और ये 2 बुनियाद हैं हमारे किसी भी, और जब हम लेजिस्लेटिव रिफॉर्म लेके आएंगे उसका जो बुनियाद है वो ये 2 चीज़। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, ये अहम बात है। फवाद चौधरी, डॉक्टर श्री मज़ारी ने पोजीशन ली, अब कम से कम डिबेट आगे बढ़ी है। इस हवाले से एक स्टडी भी यही कह रही है कि बेशतर रेप केसेस में तो गिरफ्तारी और सज़ाएं ही नहीं होती। अगर सरकारी इदारे वॉर अगेंस्ट रेप के एदाद शुमार भी यही बता रहे हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में रेप केसेस में सज़ा की शरह सिर्फ 3% है, यानी 97% केसेस में मुजरिमान को सज़ाएं नहीं मिलती। एक तो पहले रिपोर्ट नहीं होते, ख़वातीन घबराती हैं रिपोर्ट करने से, जो रिपोर्ट हो जाते हैं उसमें भी 97% को सज़ाएं नहीं मिलती। तो जब शरह कन्विक्शन की 3% हो तो ऐसे जराइम की रोकथाम कैसे मुमकिन होगी? कानून मौजूद है, अमल दरामद नहीं हो रहा है। खामियां कहाँ हैं, ये अदाद शुमार इस जानिब तवज्जो दिला रहे हैं कि सरेआम सज़ा का मामला जो है उससे चीज़ें नहीं हल हो जाएंगी, उससे मसला नहीं हल होगा, बल्कि रेप केसेस के मुजरिमान की गिरफ्तारी और सज़ा को यकीनी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि बेशतर केसेस रिपोर्ट नहीं होते, जो हो जाते हैं उनमें बहुत से केसेस में गिरफ्तारियाँ और सज़ाएँ नहीं होती। इस सारे मामले में पुलिस के निज़ाम को, जस्टिस सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है।